हाँ जी बेटा, हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज़ हेनरी लॉ। मैंने आपको कहा था सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया था यूजिंग ए कांस्टेंट के इंटू में पी ए, और पी ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो पी ए इज इक्वल टू 1/k इंटू में एक्स ए। अब के कांस्टेंट है तो 1/k भी क्या होगा, कांस्टेंट, विच इज़ नोन एज के एच, नोन एज हेनरी कांस्टेंट। के एच इज़ योर हेनरी कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 1/k। ये आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, लेकिन यदि टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, घट गया या बढ़ गया, तो के एच की वैल्यू भी घट बढ़ सकती है। तो इट इज़ ए मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दिस के एच ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है वो बात करते हैं। तो KH is the function of the nature of gas, nature of gas, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द solubility, lower is the solubility of a component. Second, the value of KH increases with टेम्परेचर। KH की वैल्यू इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। ये था बेटा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को फिर से लिख देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू, यानी कि पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब बारी आती है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, सबसे पहला, according to it the pressure should be low and temperature should be high। अब खुद सोचिए आप कि यदि टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या प्रेशर लो हो सकता है, नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, एंड टेम्परेचर शुड बी हाई विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कहता है कि कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जब घुलता है वो हेनरी लॉ को तब फॉलो करेगा जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि कोई भी कंपोनेंट है, द गैस शुड बी आइडियल। आइडियल होती कोई भी गैस प्रैक्टिकली आइडियल है ही नहीं, नियरली आइडियल है, आइडियल तो है ही नहीं। सेकंड इसका लिमिटेशन ये है, द कंपाउंड या द गैस जो कि डिजॉल्व होगी किसी भी कंपोनेंट में, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन दी सॉल्वेंट। जिस पानी में इसे मिला रहे हैं उसके अंदर इसको एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन दी सॉल्वेंट। यदि ऐसा हुआ तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ये बातें याद करनी है, ये लिमिटेशंस याद करनी है हेनरी लॉ की।
अब बारी आ जाती है एप्लीकेशंस क्या है हेनरी लॉ की। सबसे पहला है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेजेस, कार्बोनेटेड बीवरेजेस मतलब जैसे कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर प्रेशर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। वो रीज़न यही है, आपने जैसे ही ढक्कन खोला प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो गैस है वो एस्केप करेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यदि प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। तो आपने जैसे ही प्रेशर उसका कम किया, मतलब ढक्कन को खोला तो प्रेशर आपने कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और सारी की सारी गैस बाहर आ जाएगी। यही वजह है कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन जैसे ही आप खोलते हो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। सेकंड, डीप सी डाइवर्स। इन डीप सी डाइविंग, इसका एप्लीकेशन है डीप सी डाइविंग। बेटा जो गोताखोर होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होती है, उसको कंप्रेस करने के लिए। नॉर्मल एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो कैरी करते हैं उनमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब गोताखोर हैं, उन्होंने पानी के अंदर अपने लिए ऑक्सीजन को तो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड टिश्यूज़ के अंदर अभी भी काफ़ी है, यानी कि हमारे ब्लड टिश्यूज़ में नाइट्रोजन अभी भी पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन तो यूज़ होगी, नाइट्रोजन यूज़ हुई नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही गोताखोर आएगा ऊपर, पानी के ऊपर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन गैस निकलने की कोशिश करेगी टिश्यूज़ में से और हमें डिजीज़ हो जाता है नोन एज बैंड्स, मतलब चक्कर आना, अनईजीनेस महसूस होना, ये होगा। इसीलिए इस डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ साथ में थोड़ी सी क्या भरी जाती है, हीलियम। वो इसकी नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को कम कर देती है हमारे ब्लड टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमें बेंड्स डिजीज़ नहीं होता। ठीक है बेटा, ये काम है। थर्ड है आपका इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के फंक्शन में इनका यूज़ है। यूज़ क्या है, खुद सोचिए, हमारा हीमोग्लोबिन का काम क्या है। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे बॉडी के बाहर से हमने क्या ली, जैसे कि एक बॉडी ले ली, ठीक है, एक इंसान ले बना दिया हमने यहाँ पर। हम सांस लिया है हमने, सांस लिया, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। मतलब आप इसको ऐसे ना समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लिया और बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, हमारे ब्लड तक, टिश्यूज़ तक जाएगा और वहाँ पर टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ये टिश्यू हो गया, टिश्यू में CO2 ज़्यादा है तो टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो ले लेगा और CO2 को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। और ये जो CO2 अब हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। अब बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बॉडी के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 बाहर फेंक दी जाएगी और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। मतलब ये आदान प्रदान का काम करता है हीमोग्लोबिन। बाहर से ऑक्सीजन ली, बॉडी को दी, बॉडी से CO2 ली, CO2 को बाहर फेंका। ये काम है हमारे हीमोग्लोबिन का। तो इस तरीके से हमारे लंग्स हैं वो फंक्शन करते हैं। चौथा एप्लीकेशन इसका, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे, जो क्लाइंबर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, पीपल जो क्लाइंब करते हैं, उन लोगों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है वाइल क्लाइंबिंग टू दी एल्टीट्यूड। रीज़न क्या है, क्योंकि बेटा जब हम पहाड़ों में चढ़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है
ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होगी एंड हम क्या कर देंगे, वोमिट आउट कर देंगे। ठीक है, और उन लोगों को एनोक्सिया हो जाएगा, ऐसे लोग जिनको चक्कर आते हों, ठीक है, एल्टीट्यूड पे चढ़ते वक्त या उल्टियाँ आती हों, उन्हें उस डिज़ीज़ को कहते हैं एनोक्सिया। डिज़ीज़ नहीं है ये, एक तरीके से सिकनेस सी है, बीमारी सी महसूस होती है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गए बेटा आपके हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेटा, अभी हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अब करेंगे सेकंड टाइप सॉल्यूशन की, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अभी पिछले हमने उसमें कंटेंट में पढ़ा था सॉल्यूशंस ऐसे जिसमें एक गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और उनका एप्लीकेशन हेनरी लॉ, ये सब पढ़ा था। अब करेंगे हम सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आता है लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। जब एक सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल, नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशनल नल सॉलिड। एक सॉलिड का एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं ड्रॉ करूँ तो ये एटम्स हैं एक सॉलिड के, ये एक एटम्स हो गए सॉलिड के। इनमें से कोई भी एक एटम हटा करके इसके जैसा ही कोई दूसरा एटम आ जाए जो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है, जैसे कि ये मैंने सॉल्वेंट के लिए ले लिया फोटो, ठीक है, और ये मैंने ले लिया सोल्यूट के लिए। तो इनमें से कोई सॉल्वेंट के एक पार्टिकल को हटा करके उसकी जगह क्या आ जाए, सोल्यूट आ जाए कहीं कहीं पर, तो इस टाइप के सॉलिड्स को कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स। इसी तरीके से आपका सेकंड आ जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। इंटरस्टिशियल सॉलिड्स, इसके अंदर ये जैसे सॉलिड के एटम्स हैं, ये अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरीके से, जैसे ये अरेंजमेंट होगी। ये खाली जगह को कहते हैं हम वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट भी कह देते हैं इनको। दो नाम हैं, इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट्स पे कोई और छोटे एटम्स आ जाएं सोल्यूट के, ऐसे कहीं कहीं आ जाए, तो इनको कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। ये हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन। एक हो गया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स, दूसरा हो गया इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। ध्यान से देख लीजिए, इनकी फ़ोटो आपने ऐसे ही ड्रॉ करनी है। मतलब जब एक सोल्यूट सब्स्टिट्यूट कर दे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल, और जब सोल्यूट इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए तो उन्हें कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। नेक्स्ट आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का, जब एक लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं उस टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमने पहला पढ़ा था सॉल्यूशंस ऐसे जिसमें एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, दूसरा हमने पढ़ा जब एक सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया। अब बात करते हैं जब एक लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। उससे पहले आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapors is known as vapor pressure. द प्रेशर exerted, exerted मतलब लगाना, exerted by the vapors is called vapor pressure. अब बारी आ जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर। सबसे पहला नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ऐसे लिक्विड जिनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आपस में दोनों कंपोनेंट्स के बीच में ज़्यादा होगी तो
उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेटर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles, greater is the solubility। ठीक है, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दूसरा, टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। किन फैक्टर्स पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल एक इधर उधर नहीं भागेंगे, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर, तो वेपर प्रेशर आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर बढ़ाने पर आपने दबाव बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए किन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। जितना ज़्यादा वेपर टेम्परेचर होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और प्रेशर इंक्रीज कर गया तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बारी आ जाती है, ये तो हो गया वेपर प्रेशर के बारे में। अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस ऐसे जिसमें एक लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए। तो सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व होता है, लिक्विड होते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिनका वेपर प्रेशर होता है, यानी कि जो वेपर फॉर्म में आ जाएं, उन्हें वोलेटाइल कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। क्योंकि रोल्ड्स ने, एक साइंटिस्ट था जिसने पहला अटेम्प्ट करने की कोशिश करी लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को स्टडी किया, इसीलिए हम इसे कहेंगे रोल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, जो वेपर फेज में आ जाए उन्हें क्या कहेंगे, वोलेटाइल कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, और रोल्ड्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये दिया था, इसीलिए हम कहेंगे इसे रोल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उन टाइप के सॉल्यूशंस को वोलेटाइल सॉल्यूशंस कहा जाता है। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट तो लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है, यानी कि सोल्यूट आपका वोलेटाइल है, तो उनके ऊपर हम स्टडी करेंगे। ये कहता है इन ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर, दी वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कंपोनेंट ए है, उसका वेपर प्रेशर हमने मान लिया पी ए, पार्शियल प्रेशर हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय में इसी का पार्शियल प्रेशर इन दी प्योर फॉर्म। इसी तरीके से पी बी आपका किसके बराबर होगा, एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। ये तो हो गया इन्हीं का प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, और ये हो गया सोल्यूशन में जब ये होते हैं उस समय पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर यदि कंपोनेंट ए है और बी है, दोनों को मिलाएंगे, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए प्लस में पी बी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे।
ठीक है, पी ए की वैल्यू ये वाली पुट करो, पी बी की वैल्यू ये पुट करो, सॉल्व करो। देखिए P इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। अब आपको पता है दो जब कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जोड़ क्या होता है, 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, 1 माइनस में एक्स बी, ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू में पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई कीजिए, पी नॉट ए माइनस में पी नॉट ए इंटू में एक्स बी प्लस एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स बी है कॉमन, तो आप निकाल सकते हैं पी नॉट ए प्लस एक्स बी को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए, ये आ गया। अब ये देखिए ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो टोटल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। यदि मेरे को कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहे तो मैं कैसा प्लॉट करूँगी, ये ग्राफ, ठीक है, वो होगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन के, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ होगा, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और ये हो गया टोटल प्रेशर। स्टार्टिंग में आपका एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। यदि मैंने मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का 1 ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है बी का क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए ग्राफ लीनियर होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लीनियर होता है। तो आपका ये ग्राफ होगा पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। इसी तरीके से एक्स बी क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो एक्स बी यदि यहाँ 1 हो जाता है तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 0, और ग्राफ इसका ये होगा, ठीक है, लीनियर होगा लेकिन इन्वर्टेड। तो ये आपका हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी नॉट ए। जब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। तो ये बेटा आपका रोल्ट्स लॉ का ग्राफ है फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ये ग्राफ आएगा। आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसको ड्रॉ करने के लिए कई बार आ जाता है। तो बेटा कुछ की पॉइंट्स हैं। रोल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, इट इज एप्लीकेबल only for ideal solution। और हम ये कह सकते हैं it is only applicable when two components are volatile, तभी ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, वेपर फेज में यदि दो कंपोनेंट आ जाएं, यदि दो कंपोनेंट वेपर फेज में इक्विलिब्रियम में हो विद द सॉल्यूशन, तो उनका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए तो फार्मूला ये होगा वाई ए इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। जहाँ पर ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है वो होता है पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय में टोटल प्रेशर, यानी कि हम ये कह सकते हैं पी टोटल। इसी तरीके से वाई बी सोल्यूट का निकालना हो तो पी ए प्लस में पी बी वेपर फेज के लिए है, ये फार्मूला वैसे नहीं है, तो पी बी इज इक्वल टू पी टोटल, ये फार्मूला हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो यदि आपको पी ए निकालना हो तो पी ए इज इक्वल टू वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है वाई ए,
इंटू में पी टोटल। इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू में पी टोटल। ये फार्मूलाज याद करने हैं आपको, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। ये हो गया रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब बारी आ जाती है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता क्या है। ऐसा कंपोनेंट जो कि वेपर फेज में ना आए उन्हें कहेंगे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। यानी कि व्हेन, आप ये कह सकते हो व्हेन सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हम करेंगे। व्हेन सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। बात करते हैं बेटा, एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे ही आप इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाएंगे, पहले क्या था वेपर फेज में पार्टिकल्स आ रहे थे, आप जैसे हीट करोगे वेपर फेज में पार्टिकल आ गए, पार्टिकल्स हैं, बॉन्ड टूटेगा, वेपर फेज में पार्टिकल आएंगे, वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, इस सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा सोल्यूट डाल देते हैं, जैसे पार्टिकल इधर थे, एक आधा पार्टिकल वेपर फेज में आ गया, इन पार्टिकल्स की जगह को सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे ये सोल्यूट है मेरा, सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स को ये क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल solute into the solvent, it reduces the escaping tendency of solvent and thus reduces the vapor pressure। यानी कि जब एक सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ दैट, यानी कि मोल फ्रैक्शन इस सॉल्वेंट का और इसी का प्योर फॉर्म में जब ये प्रेजेंट था। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए और बी का वेपर प्रेशर के बराबर होता है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और अभी मैंने बताया जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर इसका क्योंकि निग्लिजिबल होता है, हम पी बी को निगलेक्ट कर सकते हैं। आप लिखेंगे सिंस, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। ये प्योर कंपोनेंट के लिए है, एक्स ए इंटू में पी नॉट ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। लेकिन जब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर आएगा। अब सोल्यूट का वेपर प्रेशर निग्लिजिबल है क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सिंस सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल हैंस निगलेक्ट कर देंगे हम किसको, पीबी को, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो हमारी इक्वेशन 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स पी एस नियरली इक्वल टू पी ए, और पी एस इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू थी हमारी एक्स ए इंटू में पी नॉट ए, इस पी नॉट ए को नीचे ले जाओ, पी एस ओवर में पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए क्या था आपका, n1 ओवर में n1 प्लस में n2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें को 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस में n1 ओवर में n1 प्लस में n2, तो यानी कि पी नॉट ए
माइनस पी एस ओवर में पी नॉट ए इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस N1 ओवर में N1 प्लस में N2। N1 कट जाएगा, क्या बच गया N2 ओवर में N1 प्लस N2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये आपका कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट व्हेन एडेड इनटू ए लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर है ये। इस पी नॉट माइनस पी एस को कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस पूरे को कहेंगे हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको ये दिया रहेगा N1 N2 दे देंगे, पी नॉट दे देंगे, पी एस दे देंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें निकालनी होंगी। हो सकता है आपको पी नॉट ए दे दें, N1 दे दें, N2 दे दें, आपको कहें पी नॉट एस का निकालिए, तो आप उसी हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पूरे को कहेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं रॉल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, उसमें भी पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, रॉल्स लॉ में भी, और इसी में भी हेनरी लॉ में भी यही होता है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ये तो दोनों में समानता होगी। अब डिफरेंस क्या हो गया कांस्टेंट में, इसके लिए कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में और इसके लिए कांस्टेंट है KH, ये डिफरेंस हो गया। अदरवाइज रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप ये कहेंगे रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बिकॉज partial pressure of the component directly proportional to the mole fraction in case of Rolle's law as well as in case of Henry law। और डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस इज देयर इन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब बेटा आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं हेनरी लॉ पे और रॉल्स लॉ पे, ट्राई टू सॉल्व देम आउट, ठीक है। आप खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करना, उसके बाद में आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। अब बारी आ जाती है, इसी में एक आगे टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल्स, आप पहले खुद करना, नहीं होंगे तो मैं भेजूंगी आपको वीडियो। नेक्स्ट आ जाता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन सॉल्यूशंस को कहेंगे आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H यानी कि मिक्स करने पर इंथैल्पी चेंज है वो 0 होती है बेटा। वॉल्यूम में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम भी क्या रहेगी 0, ठीक है। नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब, मतलब डेल्टा H मिक्सिंग है वो 0 होगी, डेल्टा V मिक्सिंग है वो भी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। और रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। जैसे कि 2 कंपोनेंट है A और B। अब कंपोनेंट A है, इसमें सारे A के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सारे B के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिकुलर लेवल पे यदि मैं कहूँ आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कीजिए तो मैं कैसे करूँगी, एक आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन है दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा ए बी की इंट्रैक्शन ए के और बी के बराबर होती है, मतलब ए बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए इंट्रैक्शन और इक्वल टू बी इंट्रैक्शन, ठीक है। तो हम ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए एंड बी आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं बुक में, आपने याद करने हैं, कुछ मैं बता देती हूँ। बेंजीन एंड टॉलीन, हेक्सेन एंड एप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब बारी आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो होंगे जो कि डेल्टा H V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी की इंट्रैक्शन ए या बी से या तो कम होंगी या फिर ज़्यादा होंगी, उन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो जस्ट आइडियल का अपोजिट होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आप बनाएंगे ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये वाला जो हमने किया था, ये हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, या XA हो गया 1,
एक्स बी हो गया 0, या एक्स बी हो गया 1 और एक्स ए हो गया 0। ठीक है, याद हो आपको हमने ये करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू में पी नॉट बी। इसी तरीके से पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी नॉट बी। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। ठीक है, आइडियल के लिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कहे तो आप ये करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि इस को ओबे ना करे, रॉयल्स लॉ को। अब ये दो टाइप के होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में होगा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, पी ए ग्रेटर देन एक्स ए इंटू में पी नॉट बी। इसी तरीके से पी बी ग्रेटर देन एक्स ए इंटू में पी नॉट बी। ठीक है, और टोटल प्रेशर भी ग्रेटर देन पी ए प्लस में पी बी। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में सारे इक्वल होते हैं, नॉन आइडियल में या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए है, नेगेटिव में सब कम हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का थोड़ा सा फालतू है, सिमिलरली कंपोनेंट ए का भी थोड़ा सा फालतू है, तो जो टोटल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा थोड़ा सा। ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव डेविएशन का। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बेटा, ये सारी चीज़ें लेस देन हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और ग्राफ कैसा होगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ये हो गया कम, इसी तरीके से इस कंपोनेंट का भी कम हो गया, इसी तरीके से टोटल भी क्या हो जाएगा, टोटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो बेटा आपको आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इन सब के आपको याद करने हैं। आपको एक फ़ोटो क्लिक करके मैं बताती हूँ कौन सा टॉपिक है, उसको अपनी बुक से अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे कि एक तो आपको डेफिनेशन ये याद करनी है आइडियल सॉल्यूशन की, डेल्टा एच 0, डेल्टा वी 0। एक मॉलिकुलर लेवल पे डेफिनेशन ये होगी, ये एग्जांपल्स हो गए। इसी तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे ना करे रॉयल्स लॉ को। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन का ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ करना है। ठीक है, पी ए ग्रेटर देन हो गया, पी टोटल भी ग्रेटर देन हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव ये हो गया, और पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से आपको करना है नेगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ है, ये करना है। ठीक है, पी ए वगैरह ये सब लेस देन हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल्स करना, आपको क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल देंगे, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर है, किस टाइप का डेविएशन शो करता है, एक्सप्लेन करिए पूरा। तो आप ये कहेंगे नेगेटिव डेविएशन है, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, आपको डिफरेंस आ सकता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, वो करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है, यहाँ पर वेपर प्रेशर मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। आप यदि ध्यान से देखिए तो अब किसी चीज़ को यदि हमें बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब वेपर प्रेशर कम है आपका, तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। यानी कि जिनका वेपर प्रेशर मिनिमम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस टाइप समय जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। इस पॉइंट पे जो भी सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उनको का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है एजियोट्रोप्स। तो एक डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर जिनका एक डेफिनेट कंपोजिशन और प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करते हों। ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन में
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और नेगेटिव डेविएशन में हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। इन ग्राफ्स को आप अच्छे से करिए, ठीक है। एजियोट्रॉप के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव नेगेटिव एजियोट्रॉप्स के ऊपर आपको ये सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, इस पर डिफरेंस आता है। इनको करेंगे और ये डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की हम कल कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।